हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन। तो आपकी एक यूनिट कह लो, एक चैप्टर कह लो, आपका ये एक चैप्टर है। इसमें हमें कई सारी बातें करनी है, कई सारे टॉपिक्स को समझना है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सारी बातें समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है डायरेक्टली अब टॉपिक को हम समझते हैं। देखिए, आपका ये चैप्टर है, आप इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आपको समझना है वो है सुशासन। एक अच्छा गवर्नेंस, एक अच्छा शासन क्या होता है, इसकी अवधारणा को आपको समझना है। सुशासन की अवधारणा। सुशासन का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन। ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो और वह खुद में एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। शासन प्रणाली तो सभी देशों में चल रही है, लेकिन वे अपनी प्रकृति में ठीक तरह से जन उन्मुखी या लोकतांत्रिक जीवन से तादात्म्य यानी कि संतुलन परक नहीं होती या सही नहीं होती। इसी बिंदु पर शासन से अलग होता है। देखो, सुशासन और शासन में अंतर होता है। सुशासन और शासन में अंतर होता है ऐसा इसलिए, अगर हम सुशासन के सामान्य अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो बेहतर तरीके से शासन करना यानी कि राज करना, पूरी व्यवस्था बनाना, उसे हम कहते हैं सुशासन। जैसे कि गवर्नमेंट राज कर रही है, शासन चला रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपना प्रशासन चलाती है, पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। कई सारे अधिकारी हैं, कई सारे विभाग हैं जो शासन करते हैं पूरे देश में। अब उसमें अगर हम सुशासन के अर्थ को समझें तो बेहतर तरीके से शासन चलाना, यही हम शाब्दिक अर्थ इसका समझते हैं। ठीक है, सिंपल अर्थों में अगर हम देखें, सिर्फ शब्द की अगर हम मीनिंग देखें तो बेहतर तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से शासन को चलाना। अलग अलग देशों में अलग अलग शासन प्रणालियां चलती हैं, इसीलिए शासन और सुशासन में अंतर होता है। सुशासन से आगे की चीज़, सुशासन जो है वो शासन से आगे की चीज़ है। इससे शासन के तरीके में और अधिक दक्षता यानी कि और ज़्यादा इफ़िशिएंसी का विकास होता है, जिससे उसकी वैधानिकता और साख में बढ़ोतरी होती है। इसके आधारभूत तत्वों में राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनी बाध्यता, सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता आदि को रखा जाता है। देखिए, जो सुशासन का अभी मतलब है, अभी हमने एक शब्द के रूप में सुशासन के मतलब को देखा था, लेकिन इसका अर्थ काफ़ी व्यापक है। अब अगर हम बात करें सुशासन की, तो सुशासन का जो अर्थ है वो शासन से आगे है। शासन के बाद अगर बात करें तो सुशासन का अर्थ जो है वो शासन के बाद आता है। इससे देखो, जब शासन में दो किसी भी शासन में जब आप स्वतंत्रता देखते हो, जब आप देखते हो कि कानूनी रूप से सारी चीज़ें होती हैं किसी शासन के अंतर्गत, जब आप देखते हो कि किसी शासन में नागरिकों को सूचना के अधिकार दिए गए हैं या सूचना की उपलब्धता कराई जाती है, पारदर्शिता है या फिर राजनीतिक उत्तरदायित्व हो, तो वहाँ के शासन को हम सुशासन कह सकते हैं। देखो, सिंपल शब्दों में समझो, जिस शासन व्यवस्था में जहाँ पर सरकार काफ़ी पारदर्शिता अपनाती है, जहाँ पर दक्षता है, सरकार तेज़ी से काम कर रही है, सरकार के कार्य बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, मतलब साफ साफ हमें सूचना मिल जाती है कि सरकार ने कौन सा कार्य कैसे किया है, जो भी हमें सूचना चाहिए वो हमें सरकार से मिल जा रही है। काफ़ी स्वतंत्रता है, कानूनी रूप से सारे कार्य होते हैं जिस शासन प्रणाली में, उसको हम सुशासन कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं सुशासन। यहाँ पर एक जो शब्द है दक्षता, ये भी शामिल है। दक्षता का मतलब शासन में काम तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तेज़ी से काम होता है सुशासन के अंतर्गत। अब सुशासन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कुशासन का विपरीत रूप है ये। देखो, सुशासन को आप कुशासन के बैड गवर्नेंस के विपरीत संदर्भ में भी देख सकते हो। कहने का मतलब है कि आपने बेकार शासन के बारे में सुना होगा। एक बैड गवर्नेंस होता है जहाँ पर सारी चीज़ें बेकार होती हैं, जैसे कि पारदर्शिता नहीं होती है, व्यक्तियों को या नागरिकों को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। कई सारी जो सरकार होते हैं, सरकार के जो प्रशासनिक वर्ग होता है, कई बार वो कानून को तोड़कर कानून से परे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कुशासन में। तो कुशासन या दुशासन दुशासन का जो मतलब अपोजिट रूप है वो है सुशासन। ठीक है, एक हो गया बेकार, तो ये वाला हो गया बिल्कुल अच्छा। बैड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा सुशासन का मतलब। आया होगा, नहीं भी आया तो अभी आगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, बस आप देखते रहे वीडियो को।
अब इसके दोस्तों देखो, सिर्फ आपको मतलब ही नहीं समझना आपको मतलब काफ़ी बड़े कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें करनी है। देखिए सिंपल सी बात है, आप एक कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको सारी बातें करनी होती हैं, इसीलिए हालांकि यहाँ तक आप काफ़ी समझ गए होंगे सुशासन का मतलब, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी बातें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में अब हम समझते हैं कि सुशासन का, गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। भारत में राम राज्य के रूप में सुशासन की अवधारणा प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से सुशासन के संकेतों को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि प्रजा सुखे, अब इन्होंने इतनी ये संस्कृत में कहा है, इसमें मैं पढ़ने नहीं जा रहा, आप यहाँ रीड कर सकते हो इसको। अब देखो, भारत में अगर हम बात करें कि सुशासन की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो राम राज्य का हम पहले भी मतलब राम राज्य के बारे में हमने सुना है काफ़ी। प्राचीन काल में जब हम देखते हैं तो राम राज्य की बात हमें सुनाई देती है कि राम राज्य का मतलब काफ़ी सुख शांति थी, लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और वो एक सुशासन हुआ करता था, प्रशासन एक राम राज्य हुआ करता था। तो प्राचीन काल में हम ये देखते हैं भारत में। इसके अलावा कौटिल्य ने ये अपने ग्रंथों में जो उसने अर्थशास्त्र लिखा था, जो किताब लिखी थी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, इसमें उसने सुशासन से संबंधित कई सारे संकेत दिए हैं। जैसे कि उसने यहाँ पर एक श्लोक दिया है, एक श्लोक लिखा है यहाँ पर उसने, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है, यह है कि प्रजा के सुख को ही राजा का सुख कहा जाना चाहिए, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित देखना चाहिए, और सर्वे भवन्तु सुखिन वसुदेव कुटुंबकम और अस्तो मां सद्गमस जैसे विचार वैदिक साहित्य में सुशासन के विषय में दिखाई देते हैं। मतलब कि कौटिल्य भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे सुशासन के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि कौटिल्य ने कहा है कि जो राजा है उसको प्रजा के सुख को ही देखना चाहिए, राजा के लिए प्रजा का सुख ही सब कुछ है। और सिंपल सी बात है, उस समय प्रशासन या शासन किसका था? राजा का था। तो राजा अगर एक अच्छा शासन चलाता है तो उसको जाहिर सी बात है हम सुशासन कहेंगे ना। तो यहाँ पे हमें सुशासन के संकेत प्राचीन भारत के इतिहास में देखने को मिलते हैं। और भारत में जो वैदिक ग्रंथ वगैरह रहे तो उसमें भी हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक अर्थ, एक पूरा विश्व, एक हम सब एक हैं। तो ये वसुदेव कुटुंबकम की बात है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सबकी भलाई की बात हमारे जो वैदिक ग्रंथ रहे हैं उसमें हमें दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें सुशासन की बात करते हैं। तो प्राचीन काल में हमें यहाँ पे भारत में सुशासन दिखाई देता है। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक विकास इतिहास, संवैधानिक इतिहास समझ रहे हैं, जिस तरह से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। संवैधानिक इतिहास में दोस्तों जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो अंग्रेज़ों ने जब भारत पर राज करना शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने भी कई सारे अधिनियम भारत पर लागू किए थे। फिर उसके बाद 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। फिर 1950 में भारत का एक संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काल है इसको हम संवैधानिक इतिहास कहते हैं भारत का। ठीक है, 1773 से लेकर 1950 तक का, या कभी कभी 1950 की जगह 1947 भी बोल दिया जाता है, देश की आज़ादी का काल। तो जो स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक इतिहास को हम देखते हैं तो 75 वर्षों में, अब यहाँ पे संवैधानिक इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था 1950 तक, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है जिस कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्रता के बाद। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी हम देखते हैं कि भारत में संविधान में कई सारे संशोधन होते रहे, तो ये लंबा चलते ही जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों में सुशासन की अवधारणा को व्यावहारिकता प्रदान करने का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों ही क्षेत्रों में प्रयास किया गया। भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था में सुशासन के लक्षणों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। भारत में सुशासन की अवधारणा: संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोजन, धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना, धार्मिक स्वतंत्रता। देखो, अगर हम बात करें स्वतंत्रता पश्चात तो भारतीय सरकार की यही कोशिश रही है, संविधान की भारत की यही कोशिश रही कि भारत में सुशासन, एक गुड गवर्नेंस स्थापित किया जाए। याद रखना, गवर्नेंस के द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है। गवर्नेंस मतलब होता है शासन, प्रशासन, ठीक है, इसके द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है, पूरा सिस्टम समझ लो। तो सुशासन, एक अच्छा शासन स्थापित हो, ऐसा प्रयास संविधान का रहा है। अब 75 वर्षों में पूरी तरह
अगर हम बात करें तो हम भारत में सुशासन को देखते हैं, हालांकि अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 75 वर्ष स्वतंत्रता के बाद अगर हम 75 वर्ष तक देखें तो सुशासन के लिए कई सारे कार्य भी किए गए हैं। और अगर हम भारतीय संविधान में सुशासन की व्यवस्था को देखें तो हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक अच्छे शासन की बात करती है। इसके अलावा भारत में मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब क्या है कि सरकार व्यक्तियों पर मनचाहा कार्य नहीं कर सकती, मतलब व्यक्तियों को ना तो मनचाहे रूप से अरेस्ट कर सकती है, उनकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती है। इसके अलावा मूल अधिकार में व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता को छीना जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में सुशासन की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। भारत में सुशासन की व्यवस्था दिखाई देती है। प्रस्तावना में साफ तौर पर भारत को एक रिपब्लिक स्टेट कहा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में जो हम स्पष्ट रूप से लिखे हैं। नीति निर्देशक तत्व है जो कि जनता की भलाई के लिए कई सारे निर्देश देते हैं सरकार को। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो सरकार से लड़ जाती है और नागरिकों को स्वतंत्रता दिला देती है। देखो, जाहिर सी बात है कि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कौन करेगा? दो ही लोग कर सकते हैं। एक तो कोई सिटीजन करे, कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर ले, कोई आपको जबरन बंद कर दे, कहीं पर किसी घर में कैद करके रखे, या हो सकता है कोई आपके ऊपर कुछ गलत तरीके से करे, आपकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन दूसरा, आपकी स्वतंत्रता को कौन छीनेगा? गवर्नमेंट। और मेनली हम गवर्नमेंट पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सही से नागरिकों को ये अधिकार देगी तो नागरिकों के साथ जस्टिफिकेशन हो जाएगा, नागरिकों को न्याय मिल जाएगा। गवर्नमेंट अगर साथ है, पुलिस वगैरह आपकी बात सुन रही है, आपके साथ है, गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो राइट्स है वो फॉलो किया जाएगा, आपको राइट मिल जाएगा। तो जहाँ पे हम गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रूप से संविधान का पालन करेगी और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगी। तो भारत में हम देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, तो ये भी सुशासन को भारत में दर्शाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग भी है। जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल साफ साफ निष्पक्ष रूप से चुनावों का आयोजन भी करता है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीज़ें भारत में सुशासन को दर्शाती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इन सब का होने का मतलब भारत में सुशासन है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये ऐसे की पॉइंट्स हैं, ये ऐसे कोर पॉइंट हैं जो हाँ एक बेस प्रदान करते हैं कि हाँ, भारत में अन्याय नहीं हो सकता, न्याय होने के लिए सारी संभावनाएं हैं। वो बात अलग है कि अपवाद होता है, कई बार अन्याय भी होता है किसी के साथ, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है, उसके तहत अगर व्यक्ति जाएगा तो उसे न्याय मिलेगा। एक सुशासन है, अगर कोई कुछ भी गलत होता है, प्रशासन अगर कुछ भी गलत करता है किसी के साथ, तो उसको फिर भी एक न्याय मिलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं भारत में सुशासन है। लेकिन सुशासन का मतलब यहीं तक सीमित नहीं है, ये एक बेस प्रदान करते हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं ये जो दर्शाती हैं कि भारत में एक अच्छा शासन है। लेकिन सुशासन में हम बहुत सारी चीज़ें अभी आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, बट प्लीज़ पूरा देखिए। एक्चुअली आपका सिलेबस है ये, तो अब इसमें मैं क्या करूँ, कैसे इंटरेस्ट डाल सकता हूँ? सिलेबस ही ऐसा है, बस ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ और कुछ नहीं। तो आप बस पूरा वीडियो देखिए, अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए, तो आप थोड़ा मोटिवेट होंगे कि आपको सिलेबस भी कवर करना है। और यकीन मानिए, अगर आप अगर क्लासेस लेंगे ना रेगुलर कॉलेज वगैरह की, आप देखोगे कि क्लासेस जब प्रोफेसर आते हैं तो वो एक लेक्चर को, एक यूनिट को कवर करने के लिए 2 से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते वो ले लेते हैं। पहली बात, कई बार छुट्टियां भी पड़ जाती हैं कॉलेज में। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं वो काफ़ी डिटेल में बात करते हैं, हालांकि वो आपको 60 मिनट उन्हें पढ़ाना होता है, 40 मिनट ही पढ़ाएंगे, कई बार 50 मिनट ही पढ़ाएंगे आपको, लेकिन काफ़ी डिटेल में जाते हैं वो। लगभग आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति आपका 18 दिन ले लेता है अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो। और उसकी जगह आप अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और आपको सारी बातें समझाई जा रही हैं, और मात्र आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपका अगर एक चैप्टर, एक यूनिट आपकी खत्म हो जाती है, तो वो छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बस यही थोड़ा सा मोटिवेट होइए कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी की विश्वव्यापी क्रांति के साथ जो नई प्रवृत्तियां उभरी हैं, उन्हीं में से एक है ई शासन। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत सारी तकनीकों यथा जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार इत्यादि का संयुक्त एवं एकीकृत नाम है, जो सूचना की प्राप्ति, संग्रहण,
विश्लेषण से उसके अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी आयामों को समाहित करता है। देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पर हम सुशासन के अंतर्गत या हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी की, स्पेशली सूचना प्रौद्योगिकी। जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम देखते हैं क्रांति सी आई है। टेक्नोलॉजी में क्रांति सी आई है जिसने प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और इसी में हम प्रशासन में ई प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, कई सारी नई प्रवृत्तियाँ उभरी हैं जिसमें से एक है ई शासन। ई शासन या ई गवर्नेंस क्या है, इसको अभी हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझिए, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के चलते जो नई प्रवृत्तियाँ उभरी हैं उनमें से एक है ई शासन। ई शासन क्या है? ई शासन में क्या होता है, कई सारी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। देखो, ई गवर्नेंस का मतलब है कि जो सरकार है वो डिजिटली माध्यम से शासन चला रही है। इसके अंतर्गत, ई शासन के अंतर्गत कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक का, या कोई दूरसंचार है, कोई इंटरनेट वगैरह है, तो ये इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जब सरकार कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार इत्यादि का प्रयोग करते हुए जब शासन चलाती है तो उसको हम ई शासन कहते हैं। कंप्यूटर, टेलीफोन, सैटेलाइट और दूरसंचार के अन्य माध्यमों से प्रशासनिक कृत्यों का निष्पादन ही ई गवर्नेंस है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो सुशासन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आपने धर्म की स्वतंत्रता दे दी, आपने संविधान में लिख दिया कि नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है, तो ये सिर्फ सुशासन का मतलब नहीं है। आज के टाइम पर कई सारी जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर प्रयोग हो रहा है तो वो भी एक सुशासन का हिस्सा बन चुका है। तो एक अच्छे गवर्नेंस की विशेषता है कि अच्छे गवर्नेंस में ई गवर्नेंस शामिल हो चुका है। आज के टाइम पर एक अच्छे गवर्नेंस में, एक अच्छे शासन में या सुशासन में हम ई गवर्नेंस या ई शासन को देखते हैं। इसीलिए हम ई शासन या ई गवर्नेंस को भी समझ रहे हैं। अब ई गवर्नेंस क्या है, इसे मैंने अभी आपको हल्का सा समझाया, लेकिन अगर आप कम शब्दों में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब कंप्यूटर का प्रयोग करके टेलीफोन का या सैटेलाइट का या नहीं और लगा लो, कंप्यूटर, टेलीफोन, सैटेलाइट, दूरसंचार या अन्य जो माध्यम, जो डिजिटलाइजेशन के जो अन्य माध्यम हैं, इन सब का जब प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कार्यों को किया जाता है तो इसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, इंटरनेट का प्रयोग कर लो, कंप्यूटर का प्रयोग कर लो, जब सैटेलाइट का यूज़ करके जब प्रशासन किया जाए, जब टेलीफोन वगैरह की सहायता ली जाए, कॉल वगैरह हम कैसे करते हैं, ये हम दूरसंचार के माध्यम से करते हैं। तो सैटेलाइट वगैरह का प्रयोग हो रहा है, इंटरनेट का जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, जो वेब पेज वगैरह उनका प्रयोग होता है, और जब इनके द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है तो इसको हम ई प्रशासन या ई गवर्नेंस कहते हैं। सिंपल है, आप देख सकते हो, जैसे कि आज के टाइम पर जो कोवैक्सीन लग रही है भारत में, इतना देखो आम बात नहीं है भाई यार, इतनी बड़ी पब्लिक को आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हैं उनकी, और जब सबकी वैक्सीन लग जाती है, किसी व्यक्ति की वैक्सीन लग जाती है तो उसको डिजिटली आप उसको डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पर जो प्रशासन किया गया भारत में, अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पर जो प्रशासन किया गया वो ई गवर्नेंस का वो साफ साफ उदाहरण दे रहा है आपको, कि कोविड में जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं, जो आपको सबूत मिला है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, वो कैसा है, डिजिटली मिला है आपको। तो ये पूरा डिजिटली प्रशासन किया गया। बस उन्होंने आपके क्या लिए थे, फ़ोन नंबर वगैरह आपके ले लिए थे जो भी था, और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें कर दी कि इस व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है। साफ तौर पर ये एक ई गवर्नेंस का एग्जांपल है। इसके अलावा आप डे बाय डे की लाइफ में काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो काफ़ी डिटेल में जाएंगे हम। संकीर्ण जो छोटा होता है, जो छोटा जो अर्थ है उसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना ही ई शासन, देखो ई शासन भी कह लो या फिर ई गवर्नेंस कह लो, बात एक ही है। देखो, अगर हम छोटे या कम शब्दों में या संकीर्ण अर्थ में बात करें, कम शब्दों में नहीं, अगर हम छोटे अर्थ में बात करें कि नॉर्मली क्या अर्थ लिया जाता है ई शासन का, तो जब सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वगैरह का, जो बिजली से चलने वाले जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं, या जो सूचना विज्ञान वगैरह है, जब
उससे संबंधित चीज़ों का प्रयोग करके जब प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है तो उसको ई शासन कहा जाता है। मतलब यह है संकीर्ण, जो इसका छोटा अर्थ है वो ये है कि जब सरकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रशासन चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, शासन चलाती है, तो उसको हम ई शासन या ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, छोटे अर्थ में ये होता है। लेकिन अब व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें, बड़े पैमाने पर ब्रॉड लेवल की बात करें अगर हम, तो व्यापक अर्थ में किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही ई शासन है। मतलब जब हम व्यापक अर्थ में देखते हैं ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ सरकार को ऐड नहीं कर रहे, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक क्यों ना हो, अगर वो भी आपको सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे रहा है, चाहे सारी चीज़ें आपको वो एक डिजिटलाइजेशन के रूप में अगर आपको दे रहा है, डिजिटली आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हुए सारे काम अगर कर रहा है, तो उसको भी हम ई प्रशासन में शामिल करेंगे। ठीक है, व्यापक अर्थ में हम सभी सेक्टरों को शामिल कर लेते हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अपना शासन या अपना काम चलाते हैं उनको। तो ये चीज़ें थी, हमने समझ ली। आप देखो ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाओ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जो मैं समझा देता हूँ ना अपने शब्दों में थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, अब आप इसको कितना आसान बना सकते हो, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही शब्द रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी तो आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। वैसे प्रौद्योगिकी का मतलब जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। आम लोगों की नज़र में ई प्रशासन या ई शासन का तात्पर्य सरकारी कार्यक्रमों में प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले कंप्यूटर्स तथा इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही सरकारी सेवाओं से ही है। हालांकि यह एक संकीर्ण व्याख्या है। ई गवर्नेंस किसी प्रकार की कोई कंप्यूटर या वेबसाइट नहीं है, बल्कि यह नागरिकों और व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम है। देखो दोस्तों, अगर हम आम लोगों की नज़र में देखें तो नॉर्मली ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो ई शासन का क्या मतलब है। ई शासन का मतलब एक आम आदमी या हम लोग भी नॉर्मली अगर हम आम आदमी की तरह सोचें तो हम लोग भी यही समझते हैं कि जो सरकार है जब वो इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करती है या व्यक्तियों को अपनी सेवाएँ देती है, तो हम उसको कहते हैं ई शासन। लेकिन ये एक संकीर्ण विचारधारा है। ठीक है, ये छोटा अर्थ है, इसका व्यापक अर्थ भी होता है। और एक चीज़ यहाँ पर समझ लें कि जो ई गवर्नेंस है या फिर ई शासन है, वो कोई किसी कंप्यूटर का नाम नहीं है, किसी वेबसाइट का नाम नहीं है, ये एक सेवा है, ये एक सर्विस है। जैसे कि मान लो आप ऑटो में बैठे, ठीक है, आपने ऑटो लिया या आपने ओला बुक किया, जो भी बुक किया, आपने कार बुक कर ली, ठीक है, आप ऑटो के माध्यम से मान लीजिए अपने घर पहुंच गए। ठीक है, आप कॉलेज में हैं अभी, मान लीजिए आप घर पहुंच गए, आप आज कॉलेज पढ़ने गए और आपने ऑटो किया और आप घर पहुंच गए। अब ऑटो वाले ने आपको घर तक छोड़ दिया। अब आप बताइए, आपने क्या लिया, ऑटो वाले से क्या लिया आपने एक सेवा ली, आपने एक सर्विस ली। आप उस सर्विस का कोई नाम बता सकते हैं? एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाओगे कि क्या सर्विस ली, आप यूँ कहोगे कि मैं ऑटो में बैठकर आया, तो ऑटो वाले ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ये एक सर्विस है। इस सर्विस, ये कोई सामान नहीं है या ये किसी चीज़ का नाम नहीं, ये एक सर्विस थी। तो इसी तरह ई गवर्नेंस एक सर्विस का नाम है, ये कोई कंप्यूटर नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये एक सर्विस है। ठीक है, एक सेवा है जो सरकार या अलग अलग जो व्यवसाय हैं या अलग अलग, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, जो नागरिकों को प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक आपको ई गवर्नेंस का काफ़ी बेटर तरीके से मतलब समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को यहाँ तक दोबारा देख लेना, अभी पहले इस वीडियो को देख लो पूरा, उसके बाद देखना। लेकिन ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यहाँ तक दोबारा देख लेना, आपको यकीन मानो पूरी तरह समझ में आ जाएगा ई गवर्नेंस का मतलब। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ना दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो ई गवर्नेंस का मतलब था अभी जो पहले नहीं समझ में आया, वो यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मुख्य बातों को समझेंगे, जो कि है ई गवर्नेंस के आयाम। अब यहाँ पे काफ़ी डिटेल में जाया जा रहा है, ई गवर्नेंस के क्या आयाम हैं, क्या अप्रोचेस वगैरह हैं, क्या इसके डायमेंशंस हैं, इनको हम समझ रहे हैं, ई गवर्नेंस के आयामों को। तो ई गवर्नेंस के कई सारे आयाम हैं, जैसे कि पहला आयाम है G2G,
सरकार से सरकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। बाकी अगर आप हिंदी में लिखेंगे ना तो आपको सरकार से सरकार ही लिखना है, बट लेकिन आप ये शॉर्टकट में जी टू जी लिख देना ताकि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी टू जी एक आयाम है ई गवर्नेंस का। इसमें आईसीटी का प्रयोग सरकारी संगठनों के मध्य सूचनाओं, आंकड़ों, सार्वजनिक दस्तावेजों, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट वगैरह, आदेश एवं निर्देशों आदि के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। पहले बात करते हैं आईसीटी, ये है क्या? आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी का मतलब आपको समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। तो ये होता है आईसीटी का मतलब। अगर हम हिंदी में बात करें, मान लो आपको किसी बच्चे को आईसीटी की जगह पूरा तो भाई आईसीटी की आप इंग्लिश मतलब इंग्लिश में नहीं लिखोगे। अगर हिंदी में बात करें, आईसीटी को हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को कहते हैं। यहाँ पे बस आईसीटी की इन्फॉर्मेशन, मैंने आईसीटी को आपको समझाया। आईसीटी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि सूचना से संबंधित टेक्नोलॉजी है, जिसे हम देख रहे हैं। आज हम कॉल इतनी आसानी से कर ले रहे हैं, आज हम फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग करते हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या है? ये आईसीटी है। आईटी सेक्टर, यार आईटी सेक्टर तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। आईसीटी, ठीक है। आईटी सेक्टर से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ में आया। अब यहाँ पे मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि गवर्नेंस का आयाम। तो ई गवर्नेंस का जो पहला आयाम है वो जी टू जी है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि देखो, यहाँ पे ई गवर्नेंस का प्रयोग सरकार से सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लो एक राज्य सरकार है, ठीक है। एक राज्य सरकार है केरल की, और एक राज्य सरकार है कर्नाटका की, ठीक है। एक राज्य सरकार है कर्नाटका की और एक है केरल की, दोनों ही के हो गए। तो एक केरल की राज्य सरकार है और कर्नाटक की राज्य सरकार है। अब सरकार आपस में कई सारे आदान प्रदान करती हैं। ये सरकार कई बार इससे कई सारी रिपोर्ट्स मांगती है, कई बार ये सरकार इससे कई सारी रिपोर्ट मांग सकती है अपनी, ताकि कुछ भी हो, नागरिकों से संबंधित रिपोर्ट या किसी भी तरह की रिपोर्ट्स मांग लेते हैं आपस में। तो जब सरकार एक दूसरी सरकार से कुछ आंकड़े वगैरह मांगती है तो उसको हम कहते हैं जी टू जी ई गवर्नेंस, ठीक है। ये ई गवर्नेंस कैसा था? ये जी टू जी ई गवर्नेंस था। मतलब ई गवर्नेंस सरकार से सरकार में होता है, ठीक है। तो सरकार से सरकार में आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक सरकार के अंतर्गत कई सारे मंत्रालय होते हैं। जैसे कि जो वित्त मंत्रालय होता है, जब वो बजट बनाता है तो वो अन्य कई सारे मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगता है। वो कहता है कि भाई वो ऐसा करो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फैक्स कर दो मुझे। फैक्स के अलावा या फिर दूसरा कोई मंत्रालय है तो उससे कह देता है कि ईमेल कर दो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है वो सरकार अपने डिपार्टमेंट के अंदर कर रही है। ये नागरिकों को टेक्नोलॉजी नहीं दे रही, ये टेक्नोलॉजी सरकार अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रयोग कर रही है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में दस्तावेज जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप देखते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो जब आप अपना कोई अकाउंट ट्रांसफ़र करा रहे हो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं हुआ, वो आप नागरिक के रूप में आ गए बीच में। लेकिन अगर एक सरकारी डिपार्टमेंट से दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में कोई आंकड़े भेजे जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट भेजी जा रही है, तो उसे हम कहते हैं जी टू जी, सरकार से सरकार। तो ये ई गवर्नेंस का पहला आयाम था। इसके बाद है जी टू सी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, सरकार से नागरिक। जी टू सी में सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया की जाती है, जिससे नागरिकों को लोक सेवाओं में सक्षम सेवा प्रदान की जा सके। देखिए, जी टू सी का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब कि अब ई गवर्नेंस का प्रयोग यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करते हुए, अब देखिए सिंपल है कि जी टू सी में नागरिकों को, अब गवर्नमेंट से नागरिकों को मतलब सूचनाएं दी जाती हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं एक सरकारी बैंक में गया, ठीक है, सरकारी बैंक में गया। अब वो गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूशन है, एक गवर्नमेंट का ही एक ऑफिस है भाई सरकारी बैंक, तो ठीक है। प्राइवेट बैंक का भी आप उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया। तो एक सरकारी बैंक है, वहाँ से पे मैं गया और मैंने मतलब मान लीजिए SBI में मैंने अपना खाता वगैरह खुलवाया। तो मैंने वहाँ से अपनी पूरी की पूरी मतलब जो भी डिटेल है उसको मैंने डिजिटली प्राप्त करने की कोशिश की।
तो उन्होंने मुझे जब डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरे मोबाइल में ईमेल कर दी मुझे, तो वो हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब इसके अलावा एक अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, ये तो थोड़ा बेकार उदाहरण हो गया। अब मैं किसी ऑफिस में गया, मैं मान लीजिए किसी सरकारी ऑफिस में गया, एक मान लीजिए एक परिवहन का मंत्रालय है, परिवहन का एक विभाग है, उसके पास में मैं गया। उसके पास में जाकर मैंने अपने एरिया में जो रोड बनाया जा रहा था, उस रोड से संबंधित सूचनाएं मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिस से मांगी। वैसे तो मैं कहीं नहीं गया, बट मैंने फिर भी उदाहरण ले रहा हूँ। तो मैं गया परिवहन संबंधित विभाग के पास, और उससे मैंने रोड से संबंधित, जो मेरे बगल में जो रोड बन रहा है, अब उससे संबंधित मैंने कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस ऑफिस के पास में गया। जब इस गवर्नमेंट ऑफिस ने मुझे सूचनाएं दे दी, तो और वो जो सूचना मुझे दी वो ई गवर्नेंस के थ्रू दी, मतलब कि एक डिजिटल माध्यम में मुझे वो सूचना दी गई। हो सकता है कि मैंने ऑनलाइन ही आवेदन कर दिया, या ऑनलाइन ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे सूचनाएं प्रदान कीजिए, और उन्होंने मुझे ऑनलाइन ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन आएंगी, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू आपको मिल रही है कोई नॉलेज वगैरह, तो वो होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस। जब आप सरकार नागरिकों को डायरेक्ट सेवा प्रदान कर रही है। आप बिजली का बिल भरने गए, आपने डायरेक्ट साइबर कैफ़े के थ्रू अपना बिजली का बिल भरवा दिया, तो ये हुआ गवर्नमेंट टू सिटीजन। कंफ्यूज मत होना, देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐसे हो गया ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी एक ऑनलाइन फॉर्म में मैसेज आ जाता है कि आपका इतना इतना बिल आया है, और आप ऑनलाइन ही उसे भर दे रहे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट टू सिटीजन है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट ऑनलाइन बता दे रही है कि आपका इतना बिजली का बिल आया है, तो वो कैसे आपके ऊपर शासन कर रही है, वो ई गवर्नेंस के थ्रू शासन कर रही है। तो ये सेकेंड आयाम था। इसके बाद है गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें ई गवर्नेंस साधन का प्रयोग सरकार के साथ व्यावसायिक सीमा विहित संबंधों को विकसित करना होता है। इसमें सरकार व्यावसायिक जगत के साथ अपनी गतिविधियों को उनके व्यापार में शामिल करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करना, ऑनलाइन टेंडर को निकालना। देखो दोस्तों, जब गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन के साथ, किसी कंपनी के साथ ऑनलाइन या डिजिटली कुछ काम करती है, या डिजिटली उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, या कुछ भी करे डिजिटली ऑनलाइन अगर कुछ करती है, जैसे कि टेंडर ऑनलाइन निकालना, सारी चीज़ें कुछ, तो इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस कौन सा? गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो ये भी एक आयाम था, गवर्नमेंट टू बिजनेस भी ई गवर्नेंस होता है। जब व्यावसायिक उद्यमियों के साथ या व्यावसायिक कंपनियों के साथ सरकार डिजिटली कुछ करती है, तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसमें सरकार कर्मचारियों के साथ परस्पर क्रिया करती है, जो एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, सरकार से कर्मचारी भी आप इसे कह सकते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का इस्तेमाल करके सरकार कर्मचारियों में संतुष्टि का स्तर, कार्य निष्पादन, कौशल विकास और शासन में उनकी प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित कर सकती है, ठीक है। संतुष्टि का स्तर, कार्य निष्पादन, कौशल, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, सॉरी कॉमा होगा, कौशल विकास, शासन में उनकी प्रभावी भूमिका। देखिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कांटेक्ट करती है ई यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। जैसे कि आप देखो, गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन सैलरी दे रही है आजकल, बैंक में डायरेक्ट सैलरी दे रही है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। कई सारी इन्फॉर्मेशन, कई सारी जो कांटेक्ट करती है गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ, या कई चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आप कहोगे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पर ये आयाम थे, ठीक है। ई गवर्नेंस के आयाम में हमने देखा कि जो ई गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होता है, सिटीजन भी होता है, बिजनेसमैन भी होता है, और एम्प्लॉय भी होता है। देखो ई गवर्नेंस में हम ज़्यादातर गवर्नमेंट को ही ऐड करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको आयाम दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के मॉडल्स की। लास्ट टॉपिक है हमारा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ई गवर्नेंस के मॉडल। प्रसारण मॉडल, पहला मॉडल जो है प्रसारण मॉडल। यह मॉडल
शासन संबंधी सूचनाओं के प्रचार प्रसार पर आधारित है। आईसीटी बता दिया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना को अधिक व्यापक सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में पहुंचाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सही और संगत सूचनाएं मुहैया या उपलब्ध करना, उसे सूचित नागरिक बनाना, ताकि नागरिक शासन कार्यविधियों और कार्यकलापों का बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सके और उसके बारे में अपनी राय बना सके। देखो सिंपल सा है, जो प्रसारण मॉडल होता है वो नागरिकों को जागरूक करने से संबंधित है। ठीक है, ये मॉडल सूचनाओं का प्रसार करता है। देखो ये जो आईसीटी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन करने की जो टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करते हुए नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास करता है और इसी को हम कहते हैं प्रसारण मॉडल। तो सिंपल है, प्रसारण मॉडल क्या करता है, नागरिकों को सूचनाएं उपलब्ध कराता है। किसके द्वारा? आईसीटी यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीक के द्वारा ये सूचना फैलाने का काम करता है। इसके बाद है क्रांतिक प्रवाह मॉडल। यह मॉडल आईसीटी का प्रयोग यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दूरियों को समाप्त करता है और लक्षित उपयोगिता समूहों को सही समय पर आसान और पहुंच योग्य साधनों के माध्यम से सूचनाएं मुहैया कराता है। अब क्रांतिक प्रवाह मॉडल क्या है? देखिए दोस्तों, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि काफ़ी दूर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो कई सारे ग्रामीण इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है या जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है अभी तक। तो कई जगह आपको मिल जाएगी। बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर अभी भी हम देखते हैं कि इंटरनेट ना के बराबर है या जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो ना के बराबर है। तो वहाँ तक अपने आप को पहुँचाना ही क्रांतिक प्रवाह मॉडल है। वहाँ तक जो लक्षित, देखो लक्षित समूह, उपयोगिता समूह का मतलब क्या है कि अब हमने कुछ लक्षित समूह बना लिए कि अरे यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी बहुत कम है, यहाँ पर हमें अपनी सूचनाएं पहुँचानी है। तो क्रांतिक प्रवाह मॉडल यही करता है। दूर दराज के एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है नेटवर्क वगैरह की या टेक्नोलॉजी की, वहाँ पर सूचनाएं पहुँचाने का काम करता है। इसके अलावा है तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल। अगर हम इसकी बात करें तो यह मॉडल विकासशील देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और लोगों के सशक्तिकरण यानी कि लोगों को मजबूत या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। इस मॉडल में शासन के क्षेत्र में ई गवर्नेंस के सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया जाता है। उन्हें अन्य देशों की शासन पद्धतियों से मूल्यांकन करके सर्वमान्य मानदंड निश्चित किए जाते हैं। सिंपल सा है, तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल। तुलनात्मक मतलब होता है कंपैरिजन करना, ठीक है, तुलना करना। अब ये मॉडल क्या करता है, कई सारे ऐसे नियम निश्चित करता है जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ई गवर्नेंस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें ये तुलना करता है, ये दूसरे देशों के साथ तुलना कर कर अपने ई गवर्नेंस के नियम वगैरह बनाता है, अपने ई गवर्नेंस के सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तुलना कर कर दूसरों के साथ तुलना करता है कि वहाँ पर ई गवर्नेंस या व्यवस्था कैसे चल रही है, तो हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, अपने यहाँ कैसे नियम लागू कर सकते हैं। इसके अलावा है समर्थनकारी मॉडल। यह मॉडल वैश्विक सिविल सोसाइटी को विश्व निर्णयन नीति निर्माण क्रिया विधियों पर प्रभाव डालने में सहायता करता है। अब देखो, विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं कि कई सारे अपराध बढ़ रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है, जलवायु की समस्या है, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है ना। मतलब कहने का ये है कि विश्व स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं, मानवाधिकार का मुद्दा है, इसीलिए हमें विश्व स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, अलग अलग देशों को अपने साथ या एक दूसरे के साथ सहायता करनी पड़ती है। इसी कारण से यहाँ पे कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ये जो समर्थनकारी मॉडल है, ये ई गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल है जो वैश्विक स्तर पर जो सिविल सोसाइटी, जो नागरिक से संबंधित जो समाज है, उसकी सहायता करता है। ये मॉडल विश्व स्तर पर एक दूसरे की समर्थन की बात करता है। ई गवर्नेंस के थ्रू, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे कि कई बार हम कई टेररिज्म के जो ग्रुप होते हैं उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कई खुफिया सूचनाएं एक दूसरे के देशों में आदान प्रदान की जाती हैं। कई सारी सूचनाएं हो सकती हैं। अन्योन्य सेवा मॉडल। यह शासन क्रियाओं में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष सहभागिता का मार्ग खोलता है और आईसीटी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, संचार से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है,
उसके माध्यम से सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक और पारदर्शी बनाता है। इस मॉडल के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न एक्सट्रैक्टिव माध्यम से सीधे नागरिकों को उपलब्ध होती है ई वोटिंग, ई एग्जीक्यूटिव होना चाहिए यहाँ पे, ई एग्जीक्यूटिव, ठीक है, विभिन्न एग्जीक्यूटिव होगा यहाँ पे, के माध्यम से सीधे नागरिकों को उपलब्ध होती है। जैसे ई वोटिंग सीधे नागरिकों को उपलब्ध होती है और ई वोटिंग के द्वारा सरकार का निर्वाचन, ई विशिष्ट शिकायतों, ऑनलाइन निवारण, विभिन्न मुद्दों पर राय और ई लोकतंत्र जैसे माध्यम अपनाए जाते हैं। देखो, ये जो मॉडल है ये डायरेक्टली बात करता है कि नागरिकों को सेवा दी जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए नागरिकों को सेवा देना, नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का मौका देना या उन्हें पारदर्शिता दिखाना। मतलब सरकार के अंतर्गत जितने भी काम वगैरह होते हैं उसमें पारदर्शिता को शो करने के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। फ्रेंड्स, ये जो अन्योन्य सेवा मॉडल है ये डायरेक्टली नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने की बात करता है। ये शासन में पारदर्शिता लाने की बात करता है, जैसे कि नागरिकों को सेवा देना सरकार के द्वारा, डिजिटली सेवा देना, जैसे कि ई वोटिंग, मतलब कि आप अपने मोबाइल से वोट डाल दो, ऐसा प्रस्ताव भारत में भी आ रहा है, हम देख रहे हैं। बाकी ई वोटिंग देना ये अन्योन्य सेवा मॉडल के अंतर्गत आता है, ई गवर्नेंस का। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर भी होती है, ई लोकतंत्र जैसी बात की जा रही है। तो कई सारी चीज़ें हैं, ये सब की सब अन्योन्य सेवा मॉडल में शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में ई गवर्नेंस के विकास की। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड लेक्चर भी आप ज़रूर देखेंगे। और काफ़ी वैसे भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। और फर्स्ट लेक्चर वैसे भी हमारा यहीं भी ख़त्म होने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी। और फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ सेकंड लेक्चर देख लेना ताकि आप सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकें, समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।